नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 की दस्तक में अभी वक्त है। रोजमर्रा के लिहाज से पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा, लेकिन राजनीति के लिहाज से जवाब तलाशेंगे तो लोहा गर्म है और मारने वाले जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए हथौड़ा मार रहे हैं। जैसे जैसे 2024 के आम चुनाव करीब आ रहे हैं, भारत को नीचा दिखाने और अस्थिर करने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। भारत उसके लोगों और उसकी उपलब्धियों को बदनाम करने के लिए विवादास्पद संगठन और विवादास्पद लोग की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। अब जरा एक एक कर बात शुरू करते हैं और कैलेंडर पिछले 6 से 8 महीनों की तरफ मोड़ते हैं। यहां आप पाएंगे कि कैसे बड़े योजनाबद्ध तरीके से भारत को विकास की पटरी से उतारने की कोशिश की गई और एक दूसरा ही नैरेटिव गढ़ा जाने लगा। भारत की उपलब्धियों को कम करने वाली भारत सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ झूठा आरोप लगाने या निराधार दावे करने वाले गतिविधियों और साजिशों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इसके उदाहरणों से समझिए। इस साल जनवरी में बीबीसी ने एक तथाकथित डॉक्यूमेंट्री जारी की जिसमें पीएम मोदी पर गुजरात में 2002 के दंगों को भड़काने में प्रमुख भूमिका निभाने का झूठा आरोप लगाने का प्रयास किया गया था। मतलब गुजरात उच्च न्यायालय के साथ साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल एक सक्षम प्रशासक की भूमिका निभाई थी, जिसमें तनाव को नियंत्रित करने और कम करने के अथक प्रयास थे। जब देश की सर्वोच्च अदालत ने पीएम मोदी को पहले ही बरी कर दिया था, तो बीबीसी ने इस घटना के 20 साल बाद 2023 में तथाकथित डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई और क्यों जारी की। यह सब क्या बताता है कि इसे समझने के लिए हमें कोई खास शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। यह निश्चित है कि यह उन ताकतों के गिरोह द्वारा किया गया एक और हमला था जो भारत के विकास की ओर दौड़ते हुए कदमों में प्रोपेगेंडा की जंजीर डालना चाहते हैं। बीबीसी इसका इकलौता उदाहरण नहीं है, बल्कि इसे एक और उदाहरण से समझिए। फ्रीडम हाउस, एक अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित थिंक टैंक, ने अपनी 2023 की रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड में कहा है कि भारत के मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को खतरा है। इसी रिपोर्ट में यूएसए को एक स्वतंत्र देश के रूप में चिन्हित किया गया, जबकि भारत एक राष्ट्र के रूप में आंशिक रूप से मुक्त है, ये बताया गया। इस तरह एक रिपोर्ट में तो सिफारिश की गई कि अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को द्विपक्षीय चर्चाओं में उठाया जाना चाहिए। रिपोर्ट में यूएपीए और एफसीआरए जैसे कुछ विधानों पर बात की गई और यहां तक कहा गया कि गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना जैसे नीतिगत पहलों का भारतीय अल्पसंख्यकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यहां जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि किसी भी सकारात्मक पहल का यहां कोई जिक्र तक नहीं दिखता, जैसे 3 तलाक का उन्मूलन, सभी केंद्रीय योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों को आवंटन, युवाओं को छात्रवृत्ति आदि। इन सारी बातों का इन सर्वे रिपोर्ट्स में कोई जिक्र नहीं। यहां आपको एक बात और बता दें कि एफसीआरए के विदेशी फंडिंग के संदिग्ध स्रोतों की पहचान करने में जैसे ही कामयाबी मिली, इन्होंने सामने से जहर उगलना शुरू कर दिया। ये अमेरिका में पीएम मोदी की यात्रा से पहले बीबीसी की नकली डॉक्यूमेंट्री की भव्य स्क्रीनिंग की मेजबानी करेंगे। भारत के खिलाफ नफरत की यह खुली अभिव्यक्ति कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि भारत विरोधी अभियानों की एक लंबी सूची है जो पिछले कुछ महीनों में तेजी से हुई है। इसमें सबसे पहला हमला भारत में प्रेस के स्वतंत्रता सूचकांक के साथ किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के भारत से ऊपर होने के बाद भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जाती है। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। भारत के बढ़ते संबंधों को अस्थिर करने के लिए एक लक्षित दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, जो मुख्य रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत आतंकवादी संगठनों द्वारा फंडेड है। टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन कॉरपोरेशन TRT भारत के पक्षपाती कवरेज को प्रसारित कर रहा है और हमारे देश के बारे में गलत सूचना फैला रहा है। लोगों को गुमराह करने और अरब दुनिया और भारत के बीच संबंधों में खटास लाने के लिए नकली सोशल मीडिया खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत विरोधी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जातिवादी प्रचार और अपमानजनक कार्टूनों को हिट किया, जिसमें जर्मनी के समाचार पत्र डेरी स्पीगल में प्रकाशित एक कार्टून जिसमें चीन को पछाड़कर दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत के बारे में बताया गया है।
डेर स्पिगेल के कार्टून में एक भीड़ भाड़ वाली भारतीय रेलवे ट्रेन को दिखाया गया, जिसमें यात्री साइड से लटके हुए हैं और इसके ऊपर समानांतर ट्रैक पर चल रही एक मॉडर्न चीनी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। इसी तरह भारतीय देवी मां काली को एक प्रचार पोस्टर पर चित्रित किया गया था और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किया गया था। पश्चिमी मीडिया ने रूसी आक्रमण को भारत द्वारा वित्त पोषित किए जाने के बारे में बयानबाजी की। जॉर्ज सोरस, ये नाम अगर आपने सुना है तो आप समझ गए होंगे कि इनका नाम क्यों लिया जाता है। बाकी जो नहीं जानते वो जान जाएं कि हंगरी, इजराइल, ब्रिटेन और कई अन्य मध्य यूरोपीय देशों में सरकारों को अस्थिर करने में जनाब का सबसे बड़ा हाथ रहा है। 16 फरवरी को म्यूनिख में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और भारत में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जताई। ऐसा माना जाता है कि जॉर्ज सोरस कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए संगठनों को मोटी रकम देता है। यही कारण है कि कई देशों में सोरोस के संगठनों पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया गया है। इससे इतर भारतीय संस्कृति के खिलाफ बढ़ती नफरत, जिसके अलग थलग उदाहरण कनाडा में मिलते हैं, जहां मंदिर की दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक नारों और भारत विरोधी तस्वीरों को चित्रित किया जाता है। इसी तरह इसी साल यूनाइटेड किंगडम के लिसेस्टर में हिंदू मंदिरों और भारतीयों पर कई हमले किए गए और ये तस्वीरें तो कोई नहीं भूला है, जहां लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय तिरंगे को हटा दिया और उसका अपमान किया। अपने भारत विरोधी विचारों के लिए कुख्यात द न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार पर भारत में वेजिटेरियन फूड को थोपने का आरोप लगाते हुए अपनी नफरत का खुलासा किया। वाशिंगटन पोस्ट और गार्जियन जैसे अन्य मीडिया आउटलेट्स ने भी पिछले महीनों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए। सरकारी योजनाओं में खामियां खोजने से लेकर कहानी के एक हिस्से को दिखाने वाले असंतुलित लेख लिखने तक इन मीडिया हाउसों ने भारत की एक सत्तावादी, पक्षपाती और झूठी छवि को पेश करने के अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग हर बार इस भारत विरोधी सांठगांठ द्वारा हमले को अंजाम दिया गया। लक्ष्य पीएम मोदी और उनकी सरकार होती है, जो एक दिलचस्प सवाल पेश करती है, प्रधानमंत्री ने नफरत के इन दूतों को भड़काने के लिए क्या किया। 2014 से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्थिर और मेहनती सरकार रही है। इन 9 वर्षों में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए, जिनमें से कुछ हैं। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चला रहा है। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। दुनिया के 46% डिजिटल भुगतान भारत में किए जाते हैं। हमारे पास 100% ग्रामीण स्वच्छता कवरेज है। हमने अनबैंक को बैंक किया है। यह पिछले 9 साल का 9% भी नहीं है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो पिछले 9 वर्षों में भारत में अराजकता, असमंजस और नकारात्मक विकास से लाभ उठाना चाहता है, निश्चित रूप से यह तथ्य उसके अंत की शुरुआत है। इन घटनाक्रमों ने दुनिया भर में भारत विरोधी ताकतों को परेशान कर दिया है और वो भारत को अस्थिर करने के लिए इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं। उनका लक्ष्य है पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और खुद पीएम मोदी की इमेज को खराब करना। अब सबसे ताजा बात, जैसे पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की घोषणा की गई, ऐसा लगा जैसे सबको मौका मिल गया कि इकट्ठे हो जाएं और इसे भारत को नीचा दिखाने का सबसे अच्छा अवसर माने, तो शुरुआत की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ जहर उगला और नए बने संसद भवन का अपमान किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि सेंगोल केवल ध्यान भटकाने वाला था और इसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने यह कहकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा कि प्रधानमंत्री और भाजपा नफरत फैला रहे हैं और विपक्षी आवाजों को बोलने नहीं दे रहे हैं। इसी प्लेबुक का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था जब उन्होंने यूके का दौरा किया था। इन दोनों यात्राओं में राहुल गांधी ने भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में विस्तार से बात की, लेकिन हमेशा की तरह आसानी से यह उल्लेख करना भूल गए कि कैसे उनके परिवार और उनकी पार्टी ने पिछले 70 सालों से भ्रष्टाचार को प्रायोजित किया, दमन का समर्थन किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज उठाई। राहुल गांधी के भारत लौटने के कुछ ही दिनों बाद ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने भारत सरकार के खिलाफ बात कही और सरकार का दबाव कैसे किसान आंदोलन के वक्त उनके ऊपर था उसे भी बताया। लेकिन सारी बातों को सही भी माना जाए तो सवाल टाइमिंग का है। अब तक क्यों चुप थे? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? और ऐसा अगर है तो यह पीएम मोदी की विदेशी यात्राओं से पहले ही क्यों होता है? जैसे जैसे 2024 का आम चुनाव करीब आ रहा है, भारत विरोधी सांठगांठ के ये नापाक प्रयास और दुर्भावनापूर्ण इरादे निश्चित रूप से
अधिक बल में सामने आएंगे। भारत और भारतीयों को अब इस गिरोह के खिलाफ सावधान और सतर्क रहना चाहिए, जिसका उद्देश्य हमारे देश को नुकसान पहुंचाना और हमारी एकता को खंडित करना है। भारत को अब ऐसी ताकतों के खिलाफ कड़ा और निर्णायक रुख अपनाना चाहिए। हम सब मिलकर इन कोशिशों को तोड़ते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जब भारत की बात हो तो कोई बाहरी ताकतें हमें नुकसान पहुंचाने या नीचा दिखाने की कोशिश करने के बारे में भी ना सोचें, क्योंकि सबके साथ से ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं, सबके विश्वास से ही हम मजबूत हो सकते हैं, सबके प्रयास से ही हम सबका विकास सुनिश्चित कर सकते हैं।